हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेपियन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 लॉ स्प्रिंग का पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंगल मेकर्स के बारे में, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, फिरोज़ाबाद के। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे ऑथर का इनकाउंटर किसके साथ हो जाता है? मुकेश के साथ। मुकेश क्या बोलता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश क्या बोलता है कि फ्यूचर में वो अपना खुद का मालिक खुद बनना चाहता है, यानी कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। उसका क्या सपना होता है? उसका सपना होता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। ही अनाउंस दिस, वैसा बोलता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। अब ऑथर उससे क्या पूछती है कि तुम्हें गाड़ियों के बारे में, कार्स के बारे में कुछ भी मालूम है? तो उसके जवाब में क्या बोलता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। यानी कि उसको अभी तो नहीं आता है गाड़ी चलानी, लेकिन हाँ, फ्यूचर में वो गाड़ी चलाना ज़रूर सीख लेगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो सीरियस टोन में बोल रहा होता है, उसकी बात में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होती है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। देखो, पहले मैं इनका मीनिंग लिख लेती हूँ यहाँ पे। लूम्स का मतलब होता है appears dimly। मिराज का क्या मतलब होता है? मिराज का मतलब होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। या फिर अगर इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में मैं लिखूं तो इसका मीनिंग ये भी हो सकती है एन अनरियलिस्टिक ड्रीम। फिर क्या कह रही है कि जो इसका ये ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने का, ये एक मिराज के जैसा है। मिराज का क्या मतलब होता है? मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। उसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। कैसे? जैसे जब कोई डेजर्ट में होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो उसको लगता है ऐसा कि जैसे उसके सामने पानी है। वो थोड़ा-सा चलता है, देखता है, लेकिन पानी वहाँ पे नहीं होता है, और ये बार-बार उसके साथ हो रहा होता है, तो एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। दूसरी एग्ज़ाम्पल ये भी है, जब कभी बहुत ज़्यादा सनी डे होता है और हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि एक पडल है। पडल मतलब पानी थोड़ा-सा जमा हो गया होगा रास्ते पे, लेकिन फिर जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे वो पानी नहीं प्रेज़ेंट होता, तो उसका मतलब होता है इल्यूजन। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब था? लूम का मतलब मैंने लिख लिया है अपीयर्स डिमली। ऑथर ये कहना चाहती है कि उसका जो टाउन है ना फिरोज़ाबाद, वहाँ पे तो फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग का ही काम बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो उसका जो ये ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने का, एक मिराज के जैसा है। मिराज मतलब अनरियलिस्टिक होप जैसी है उसके लिए, जो शायद कभी पूरा नहीं होने वाला है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर का मतलब हुआ ऑलमोस्ट हर कोई फैमिली ही फिरोज़ाबाद में क्या कर रही है, कौन से काम में इन्वॉल्व्ड है? बैंगल मेकिंग में। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोज़ाबाद क्या है? फिरोज़ाबाद सेंटर है किस चीज़ का? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या है? जहाँ पे ग्लास के साथ काम किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है उस ग्लास से। जहाँ पे फैमिलीज़ ने क्या काम किया होता है बहुत सारी जनरेशन से? फर्नेसेस में काम किया होता है। वेल्डिंग ग्लास मतलब ग्लास को अलग-अलग शेप देना, उससे बैंगल्स बनाना। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना, जिस क्वांटिटी में वो बैंगल बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो फिरोज़ाबाद की हर एक औरत के लिए वो बैंगल्स बना रहे हैं। Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. अब मुकेश की फैमिली भी इन्हीं में से एक है। मतलब क्या हुआ इसका कि वो भी बैंगल मेकिंग का ही काम करते आ रहे हैं। ये जो भी फैमिलीज़ वहाँ पे बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को ये पता नहीं है कि छोटे बच्चों से काम कराना इल्लीगल होता है, लॉ उसकी इजाज़त नहीं देता। और टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस मतलब बैंगल मेकिंग का काम करना, ग्लास फर्नेसेस में काम करना, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी का मतलब डार्क, अंधेरे में, विदाउट एयर एंड लाइट,
ऐसे-ऐसे सिचुएशंस में ऐसी-ऐसी जगहों पे चिल्ड्रन से काम कराते हैं, छोटे बच्चों से काम कराते हैं, बट होता क्या है ये इल्लीगल होता है, लेकिन इस चीज़ से अवेयर नहीं होते। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ऐसा काम वहाँ पे हो रहा है और अगर लॉ को एनफोर्स किया जाएगा, एनफोर्स मतलब क्या होता है? टू पुट इनटू इफेक्ट। और अगर वहाँ पे लॉ एनफोर्स किया जाएगा, मैं पहले एनफोर्स की मीनिंग लिख लेती हूँ। तो पुट इनटू इफेक्ट। फिर आगे क्या कहते हैं ऑथर? वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स। स्लॉग का क्या मतलब होता है? स्लॉग का मतलब होता है टू वर्क हार्ड एट अ डिफिकल्ट वर्क। तो वो हॉट फर्नेसेस से उनको छुटकारा मिल जाता है, जहाँ पे वो पूरी डे लाइट आवर्स मतलब पूरे दिन वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और क्योंकि वो बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी आंखों पे असर पड़ जाता है और वो काफ़ी कम उम्र में ही अपनी आई साइट को लूज़ कर देते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says it is being rebuilt. अब मुकेश की आंखें चमक उठती है जब वो ऑथर को अपने घर ले जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्राउड होता है इस चीज़ से कि उसका जो घर है वो रेनोवेट हो रहा होता है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे स्टिंकिंग लेन्स होती है। स्टिंकिंग का क्या मतलब होता है? जहाँ से अनप्लेजेंट स्मेल आ रही होती है। चोक्ड विद गार्बेज, चोक का मतलब होता है ब्लॉक्ड। वो लेन्स ब्लॉक हो गई होती है गार्बेज की वजह से। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स। हॉवेल का क्या मतलब होता है? हॉवेल्स का मतलब होता है स्मॉल एंड डर्टी हाउस। और वहाँ पे प्रॉपर होम्स नहीं होते हैं, वहाँ पे हॉवेल्स होते हैं, मतलब छोटे-छोटे से घर होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे वो होते हैं। विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब ब्रेकिंग, फॉलिंग अपार्ट। विद क्रम्बलिंग वॉल्स का क्या मतलब होता है? जो टूटने को तैयार ही होती है। वॉबली डोर्स, वॉबली मतलब शेकी डोर, अगर आप उसको खोलने की कोशिश करोगे तो वो हिलती रहती है। नो विंडोज़, कोई विंडोज़ ही नहीं होती। और वहाँ पे फैमिलीज़ मतलब ह्यूमन्स और एनिमल्स जैसे प्रिमेवल, प्रिमेवल मतलब एंशिएंट स्टेट, जैसे पुराने ज़माने में वो एक साथ रहा करते थे, कोई सेपरेट स्पेस नहीं होती थी एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमन्स के लिए, उसी तरीके से वो एक साथ रह रहे होते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। इसी तरीके का एक छोटा सा और गंदे घर के पास वो रुक जाता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। बैंग्स मतलब किक्स, उसको धक्का दे देता है और खोल देता है। वॉबली आयरन डोर, उनके घर का भी डोर जो होता है वो वॉबली होता है, शेकी। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। शैक का क्या मतलब होता है? छोटी सी बिल्डिंग जिसको अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं किया गया होता है। स्मॉल बिल्डिंग नॉट वेल बिल्ट। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो ऑथर क्या देखती है कि उनका घर जो होता है वो एक हाफ बिल्ट शैक होता है। अभी उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता है। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. थैच्ड का मतलब एक ऐसा रूफ होता है जिसको स्ट्रॉ से या ऐसे ही किसी मटेरियल से कवर किया गया होता है। वो प्रॉपर रूफ नहीं होता है, बस स्ट्रॉ से उस घर को ढका जाता है, ऊपर से वो एक टेम्पररी रूफ सा बनाया जाता है। डेड ग्रास से उसको थैच किया गया होता है। उस घर के एक कोने में क्या होता है? फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स। और उस फायरवुड स्टोव पे वो क्या पका रहे होते हैं? स्पिनिच लीव्स पका रहे होते हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। इसके अलावा ग्राउंड पे मतलब नीचे लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स में, बड़ी सी एल्यूमिनियम प्लेट्स में और चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी गई होती है। ए फ्रेल वुमन, फ्रेल मतलब वीक,
यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ये स्पिनिच लीव्स कौन पका रही होती है? एक वीक यंग वुमन पूरे खानदान के लिए, पूरी फैमिली के लिए वो ये मील पका रही होती है, इवनिंग मील। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। उसकी आंखों में धुआं होता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं उस धुएं की वजह से, लेकिन फिर भी वो एक हल्की सी स्माइल दे देती है ऑथर को। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, वो यंग होती है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। भले ही उसकी उम्र कम है, लेकिन फिर भी उसने 3 men की, 3 आदमियों का चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे एज़ अ डॉटर इन लॉ रिस्पेक्ट देना, वहाँ के बड़ों को रिस्पेक्ट देना उसने स्टार्ट कर दिया। चार्ज ऑफ द 3 men कौन-कौन? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, यानी कि मुकेश के पिता जब वहाँ पे उस कमरे में आ जाते हैं, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। जैसे ही मुकेश के पिता उस कमरे में आ जाते हैं, तो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए एज अ डॉटर इन लॉ, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो क्या करती है, वो एक टूटी सी दीवार के पास खड़ी हो जाती है और अपना व्हील मतलब कि पर्दा अपने मुंह के ऊपर डाल देती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स। क्यों वो ऐसा करती है? क्योंकि वहाँ पे ऐसा ट्रेडिशनल होता है कि डॉटर इन लॉ को एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर एल्डर्स, उनको क्या करना होता है, अपने चेहरे पे वेल विड्रॉ करनी होती है, उनके चेहरे को पर्दा करना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ पे एल्डर कौन है जिसकी रिस्पेक्ट उसको करनी थी? उस मुकेश के पापा, जो कि इम्पोवरिश्ड है, इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पोवरिश्ड मतलब पुअर। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. जो मुकेश के पिताजी है, उन्होंने काफ़ी सालों तक मेहनत की। पहले टेलरिंग का काम किया, उसके बाद बैंगल मेकिंग का काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब इस सब के बाद भी, इसके बावजूद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए। मतलब उनका जो टूटा-फूटा घर था उसको वो सही नहीं कर पाए, ना ही अपने 2 बच्चों को वो स्कूल भेज पाए। हाँ, लेकिन उन्होंने इतना किया था जो उनके हाथ में था कि उन्होंने अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग का काम सिखा दिया था। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of the bangles. अब मुकेश की जो ग्रैंडमदर होती है वो क्या कहती है कि ये तो इसका कर्म है, कर्म मतलब डेस्टिनी, ये तो इसकी किस्मत में लिखा हुआ है यही काम करना, बैंगल मेकिंग का काम करना। और उसने देखा होता है जो मुकेश का ग्रैंडफादर होता है, अब वो बैंगल मेकिंग की वजह से ब्लाइंड हो गया होता है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? शी इम्प्लाइज। क्या जो हम सालों से काम करते आ रहे हैं, जो हमारी फैमिली में कई सालों से चलता जा रहा है, क्या उसको कभी तोड़ा जा सकता है? क्या कभी कोई जनरेशन ऐसी आ सकती है जो कोई दूसरा काम करे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इम्प्लाइज मतलब एक्सप्रेसेस या स्टेट्स, वैसा कहती है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. उनकी जो कास्ट है, उनकी बैंगल मेकिंग का काम है उनका। कई सालों से, कई जनरेशन से उनके यहाँ पे यही काम चलता आ रहा है। तो उनने इसके अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं, कभी कोई और काम करने की उनने कोशिश भी नहीं की। हर घर में, हर यार्ड में बैंगल मेकिंग का ही काम चलता आ रहा है। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब वो क्या बोल रहे हैं कि हर तरीके के, हर कलर के, चाहे वो जो यहाँ पे कलर्स मेंशन किए हैं, बेसिकली रेनबो में जो 7 कलर्स हैं, उन सातों कलर्स के, उनसे जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उन हर एक कलर्स के बैंगल्स वहाँ पे बनाए जाते थे। और इतने सारे अमाउंट में बनाए जाते थे कि उनके पाइल, पाइल मतलब बहुत ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है ना बहुत सारा सामान, उसको पाइल बोलते हैं। तो उनके पाइल बन जाते थे इन अनकेम्प्ट यार्ड्स। अनकेम्प्ट यार्ड्स का क्या मतलब होता है, मैं लिख लेती हूँ। अनकेम्प्ट का मतलब होता है गंदा, जहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया होता है, जो कूड़े करकट की वजह से गंदा हो गया होता है, ऐसे यार्ड्स। अनकेम्प्ट मतलब डर्टी। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स। हैंड कार्ट मतलब जो ठेला लगाते हैं ना, जो जिस ठेले को लेकर अलग अलग गलियों में जाते हैं,
तो वहाँ उसी पे ये रखते थे इन बैंगल्स को। पुश्ड बाय यंग मेन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और इस ठेले को लेकर वो अलग-अलग गलियों में जाया करते थे उन बैंगल्स को बेचने के लिए। शैंटी मतलब एन एरिया विद स्मॉल हाउसेस एंड विदाउट सैनिटेशन। तो कैसी-कैसी गलियों में इन बैंगल्स को लेके जाते हैं, पहले भी ऑथर ने जो है मेंशन किया था इस बात का कि वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे छोटे-छोटे घर बने हुए होते हैं और जो वेल बिल्ट भी नहीं होते हैं, और ना ही वहाँ पे सैनिटेशन मतलब साफ-सफाई भी वहाँ पे नहीं होती है। And in dark hutments, next to the lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. डार्क हटमेंट्स क्या होता है? हटमेंट्स हम बोलते हैं जब बहुत सारे हट्स वहाँ पे बने हुए होते हैं ना, तो उसको मतलब कलेक्शन ऑफ हट्स को हम हटमेंट्स बोलते हैं। हटमेंट्स कलेक्शन ऑफ हट्स। फ्लिकरिंग का क्या मतलब होता है? फ्लिकरिंग का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ होना, मतलब जो एक साथ जल नहीं रहा होता है, कभी जलता है कभी बुझता है, वैसा। गोइंग ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो इन डार्क हटमेंट्स में ऑयल लैंप्स के पास कौन बैठे हुए होते हैं? लड़के लड़कियां सभी बैठे हुए होते हैं अपने माता पिता के साथ, और वो इन कलर्ड ग्लास को क्या बना रहे होते हैं? सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। तो क्या होता है कि वो जो डार्क हट्स में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे घंटों तक पूरे दिन भर वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, उसकी वजह से उनकी जो आँखें हैं वो डार्क के लिए ही ज़्यादा एडजस्ट हो गई होती है, तो जो जब वो बाहर चले जाते हैं वो लाइट में नहीं देख पाते, मतलब कि वो अपनी आईसाइट ही धीरे-धीरे करके लूज़ कर देते हैं। दैट इज़ व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट, जैसे कि मैंने बोला, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, बड़े होने से पहले ही बचपन में ही वो अपनी आईसाइट को लूज़ कर देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब सविता एक छोटी सी लड़की होती है, ऑथर उसको नोटिस करती है, उसने ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप का क्या मतलब होता है? ड्रैप का मतलब होता है फटा पुराना, जिसका रंग भी अब निकल चुका होता है, जिसका जो फीका फीका हो गया होता है, डल। ड्रैप मतलब डल। उसने एक डल पिंक ड्रेस पहनी हुई होती है और वो एक बूढ़ी औरत के पास, बुज़ुर्ग औरत के पास बैठी हुई होती है, और वो क्या कर रही होती है? सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है वो जॉइन कर रही होती है पीसेस ऑफ ग्लास। मैंने लिख लिया यहाँ पे, सोल्डरिंग मतलब जॉइनिंग। As her hands move mechanically like the tongs of the machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. अब ऑथर क्या देखती है कि ये जो सविता है, छोटी सी लड़की है, उसके जो हाथ है वो मैकेनिकली का मतलब है जिस पे आपको ध्यान ना देना पड़े, और आपने काफ़ी समय से वो करते आ रहे हैं, तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली जैसे मशीन की तरह खुद ब खुद ही चल रहे होते हैं। आई वंडर, हाँ, अब ऑथर क्या सोचती है, जब वो उसको ये करते हुए देख रही होती है, तो वो सोचती है खुद के साथ ही कि क्या इसको इन बैंगल्स की सैंक्टिटी का क्या मतलब होता है कि ये कितने होली है, कितने सैक्रेड है, इंडियन कल्चर में इनकी क्या वैल्यू है, क्या इसको इसके बारे में पता है? सैंक्टिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सैक्रेड, या होली कह सकते हैं। अब ऑथर खुद बोलती है कि इन बैंगल्स की क्या वैल्यू है इंडियन कल्चर में, एक औरत के लिए इनकी क्या वैल्यू होती है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग। ये एक जो भारतीय नारी होती है उसके लिए किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है? सुहाग की। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का क्या मतलब होता है? लक। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज मतलब इनकी ये क्या रिप्रेजेंट करती है? लक को, लकी होना उसको रिप्रेजेंट करती है कि वो मैरिज सक्सेसफुल हो जाए, उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands tied with henna, and red bangles rolled into her wrists. Dawn का क्या मतलब होता है? Realize. Draped का क्या मतलब होता है? Covered. तो ऑथर ये बोल रही है कि अभी तो वो छोटी सी बच्ची है, अभी उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी कि ये जो बैंगल्स वो बना रही है इसकी क्या वैल्यू है, पर हाँ, एक दिन उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। डॉन मतलब रियलाइज़ हो जाएगी।
कब? जब उसका सर ढका हुआ होगा रेड व्हील से, जब उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई होगी, जब उसके रिस्ट्स में बैंगल्स लगे हुए होंगे, बेसिकली जब उसकी खुद की शादी हो जाएगी तब उसको इस चीज़ की का रियलाइज़ेशन हो जाएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हू बिकेम वन मनी ईयर्स अगो, उस ओल्ड वुमन की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई होती है, जो कई साल पहले दुल्हन बन चुकी होती है, उसी तरह वो भी एक दिन बन जाएगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। अब जो ओल्ड वुमन है उसकी हाँ, उसके रिस्ट्स में बैंगल्स तो लगे हुए होते हैं, लेकिन इस बैंगल मेकिंग की वजह से उसकी आँखों में रोशनी नहीं होती है। एक वक़्त सेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज़ इन अ वॉइस ट्रेन्ड ऑफ जॉय। वो जो ओल्ड वुमन है वो क्या कहती है कि हमारी हालत तो ऐसी है कि हमने एक बार भी अपनी लाइफ़ टाइम में एक बार भी पूरा पेट भर के खाना नहीं खाया है। हर वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय का मतलब है कि वो बहुत दुःख के साथ ये कहती है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ़टाइम। जो मैंने बोला इसका मतलब दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, क्या यही उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में हासिल किया है। रीप्ड का मतलब होता है रिसीव्ड। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब उस ओल्ड वुमन के जो हस्बैंड है वो क्या कहते हैं कि उनकी फ्लोइंग बियर्ड का मतलब होता है लंबी दाढ़ी रखी होती है उनने। वो कहते हैं कि मुझे बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता है। हाँ, लेकिन मैंने लाइफ में इतना तो कर लिया है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए घर बना लिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. अब ऑथर इसके बारे में सोचती है कि हाँ, अगर हम एक थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि उसने तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं अचीव किया है। लेकिन अगर हम पूरे फ़िरोज़ाबाद की हालत देखें और वहाँ पे सभी फैमिलीज़ की हालत देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि उसने तो काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में कर लिया है। भले ही टूटा-फूटा है लेकिन एट लीस्ट घर तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. मतलब वहाँ पे हर घर की यही सिचुएशन है कि वो बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं पाए। इसका जो दुःख है, इस चीज़ का दुःख कि वो कभी भी पेट भर के नहीं खा पाए, इस चीज़ का दुःख हर एक घर में आपको देखने को मिलेगा। हर एक फैमिली सेम चीज़ से सफ़र कर रही है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लैमेंट का क्या मतलब होता है? ग्रेट सैडनेस। जो वहाँ पे अभी की प्रेज़ेंट की जनरेशन होती है, वो भी सेम चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं, सेम सैडनेस से वो डील कर रहे होते हैं, जो कभी उनके एल्डर्स ने भी अपनी लाइफ़ में फ़ेस किया होता है। इको मतलब वो भी सेम चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उसी सैडनेस से। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फ़िरोज़ाबाद। अब ऑथर यही कह रही है कि हर जनरेशन का सेम हाल है, तो ऐसा लग रहा है कि फ़िरोज़ाबाद में कभी कोई चेंज ही नहीं आया। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब माइंड नंबिंग का क्या मतलब होता है? माइंड नंबिंग टॉयल टॉयल मतलब हार्ड वर्क जो उन्होंने काम किया होता है बहुत सारे सालों से, उसकी वजह से उनका माइंड नम हो गया होता है। मतलब अब उनको कुछ भी फ़ील नहीं होता है, उनका माइंड भी कुछ सोच नहीं पाता है, क्लियर थिंकिंग भी नहीं हो पाती है उनसे। इस सब की वजह से ये जो उन्होंने सफ़रिंग फ़ेस की होती है पास्ट इतने सारे सालों से, उसकी वजह से सारे इनिशिएटिव्स ख़त्म हो गए होते हैं। मतलब अब वहाँ का कोई भी बच्चा ड्रीम भी नहीं कर पाता है। वो इसके अलावा बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने का सोच भी नहीं पाते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब ऑथर वहाँ पे जो यंग मैन होते हैं उनसे ये सवाल करती है, उनसे ये पूछती है कि आप अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है कि इंडिविजुअली वर्क करने से अच्छा अगर आप एक ग्रुप बना लें जहाँ पे आपको शेयर्ड बेनिफिट्स मिलेंगे, आप ऐसा एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते? आप ऐसा एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते? मिडलमैन हम किनको कहते हैं? जो मीडिएटर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो 2 पार्टीज़ को आपस में लिंक करते हैं। और इन मिडलमैन ने उनके साथ क्या किया होता है, उनके जो फादर्स हैं, फ़ोरफ़ादर्स हैं, उनके साथ धोखा किया होता है, उनके साथ काफ़ी बुरा किया होता है, विशस मतलब क्रूअल, ट्रैप मतलब फँसा लिया होता है उनको। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to the jail for doing something illegal. वो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स देते हैं? वो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज़ किए भी जाते, उसके बाद भी हमारे साथ ही बुरा हो जाता, हमें ही पनिश किया जाता, हॉल्ड अप मतलब हमें ही पनिश किया जाता।
पुलिस हमें ही पनिश करती, हमें ही जेलों में बंद कर देती, एज़ इफ हमने कोई गैर कानूनी काम किया होता। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हू कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। ऑथर कहती है कि उनका कोई लीडर ही नहीं है जो उनकी कोई मदद कर पाता। देयर फादर्स आर एज़ टायर्ड एज़ दे आर, वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस क्रुएल्टी की वजह से, इस सैडनेस की वजह से, और उनके फादर्स, उनके फोरफादर्स की भी सेम हालत है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty, गरीबी, to apathy, to greed and to injustice. वो सिर्फ इन्हीं बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में, apathy मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, कितने उनमें जो एंथुजियाज्म ख़त्म हो गया होता है उसके बारे में बात करते हैं, ग्रीड के बारे में बात करते हैं, और इनजस्टिस के बारे में बात करते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। ऑथर कहती है जब मैं उनकी उनसे ये चीज़ें सुनती हूँ तो मैं दो अलग डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग दुनिया देखने को मुझे मिलती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। एक ऐसी फैमिली जो किसके जाल में फंसे हुए होते हैं, गरीबी के जाल में, पॉवर्टी की जाल में, बर्डन उनको बर्डन किया जाता है किसकी वजह से, स्टिग्मा। स्टिग्मा ऑफ कास्ट का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा का मतलब होता है जहाँ पे मतलब कोई ऐसी चीज़ आप करते हो जिसको जो वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है, वहाँ पे जो लोग होते हैं उसको डिसअप्रूव करते हैं। सोसाइटी उनको इसी नज़र से देखती है कि उनका तो यही काम है, वो तो यही काम करते रहेंगे। The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians। और दूसरा वर्ल्ड किनका है? पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस का, जो इनके साथ बुरा करते हैं, इनको अपने जाल में फंसाते हैं, इनके साथ इंसाफ नहीं करते। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। अब इस सब की वजह से, दोनों लोगों की वजह से, दोनों तरीके के लोगों की वजह से फंस कौन रहा है? किसका फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है? एक बच्चे पे, जिसको चाहे भी तो वो इस जाल से नहीं निकल पाएगा। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ऑफिशियल्स। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो मैच्योर हो जाए वो बच्चा, उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसको वो फ्यूचर में जाके यही काम करने वाला है जिस तरीके से उसके फादर ने कभी अपने ज़माने में किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब अगर वो कुछ और करने का सोचता भी तो ऐसा है कि वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, वो डेयरिंग काम है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनको तो डेयर करना सिखाया ही नहीं गया होता है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। जब ऑथर ये थोड़ी-सी हल्की-सी होप देखती है मुकेश में, तो वो बहुत खुश हो जाती है कि एटलीस्ट ये ड्रीम तो कर रहा है। वो अलग बात है कि वो इस चीज़ को अचीव कर पाए या नहीं, बट एटलीस्ट उसके अंदर एक ड्रीम है, उसके अंदर एक होप है। और मुकेश क्या कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ये ड्रीम होता है उसका। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। वो कहता है कि मैं गैराज जाऊँगा और वहाँ पे सीखूँगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। गैराज और उसके घर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। लेकिन उसमें इतनी डिटर्मिनेशन होती है कि वो कहता है कोई बात नहीं, मैं चल के जाऊँगा गैराज तक। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ये भी सपना है कि तुम कभी प्लेन को चलाओ? वो साइलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले कार चलाना ही, एक मोटर मैकेनिक बनना ही बहुत बड़ा सपना है। उसके यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्लेन्स होते भी नहीं है, तो इतना बड़ा सपना वो नहीं देखता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो कहता है नहीं, मेरा ऐसा सपना नहीं है। इन हिज स्मॉल murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. Content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. अब वो अपना सर जो है वो एम्बैरेसमेंट मतलब वो शेमफुल फील करता है, और वो अपना सर नीचे की तरफ झुका लेता है। और ऑथर देखती है कि हाँ, उसमें एक थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट है, लेकिन वो रिग्रेट नहीं कर रहा है। मतलब कि उसके अंदर अभी भी वो होप जगी हुई है, उसके अंदर एक उम्मीद है। ही इज़ कंटेंट मतलब सैटिस्फाइड, वो इसी में खुश है, वो कार चलाने में ही काफ़ी ज़्यादा खुश है। हर्टलिंग डाउन का मतलब क्या होता है? मूविंग फास्ट। मूविंग फास्ट जो तेज़ी से उसके स्ट्रीट्स में, उसके टाउन के फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट्स में चल रही होती है। वैसे भी फिरोज़ाबाद में ज़्यादा प्लेन्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये वजह भी हो सकती है कि वो क्यों सिर्फ सैटिस्फाइड है कार चलाने में। तो ये था आपका चैप्टर 2। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।